हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभी भी मोनोपोली चल रहा है तो 6-7 वीडियोस हो गए मोनोपोली पर। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ टॉपिक्स को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं, लेकिन मोनोपोली के बाद अभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, ये दोनों चीजें पढ़नी है। तो अगर हमारा एक जगह पर बेस बहुत अच्छा बन सकता है तो हम उन दोनों चीजों को आसानी से समझ भी पाएंगे और हम भूलेंगे भी नहीं लॉन्ग रन में। और कई छोटी छोटी चीजें होती है इकोनॉमिक्स में, बहुत सारी चीजें ऐसी, ग्राफ्स को इंटरप्रिटेशन करने में बहुत लोग गलती करते हैं, तो वो सारी चीजों की वजह से हम लोगों ने बहुत आराम से कवर किया। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच, किसकी? मांग की कीमत लोच, इसका, और जो सीमांत संप्राप्ति है, मार्जिनल रेवेन्यू है किसी मोनोपोली के लिए, किसी एकाधिकारी फर्म के लिए, उसका क्या रिलेशन है आपस में, उसकी बात करेंगे। जो सारी वैल्यूज हैं वो नहीं मैटर करती हैं, लेकिन एक ट्रेंड होता है, वो हमें समझ में आ जाएगा। और इसमें हम लोगों ने जो भी टेबल बना रखी है उसमें लोच का जो मान है वो लिखा हुआ नहीं है, ठीक। अच्छा, सीमांत संप्राप्ति मार्जिन रेवेन्यू हम लोगों ने कैसे निकाला था, ये हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। तो हमारी यही वैल्यूज आ रही थी, किसके लिए? जब हमारा डिमांड कर्व ये था, मांग वक्र ये था, P बराबर 10 - 0.5 क्यू, ये हमारा डिमांड कर्व है। तो Q और P हम लोगों ने ये मांग वक्र से निकाल दिया था, फिर हम लोगों ने टोटल रेवेन्यू निकाला, तो फिर एवरेज रेवेन्यू निकाला था, और फिर जाकर के सीमांत संप्राप्ति और मार्जिनल रेवेन्यू निकाला हुआ था। अब क्या करते हैं, अब हमें निकालना है लोच। किताब में डेरिवेशन नहीं दे रखा है, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में ज्यादा क्लैरिटी रहेगी, इसलिए देखते हैं लोच क्या होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? हम लोग करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है प्रतिशत में, और उसको भाग देते हैं कि हम लोगों ने प्राइस में, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना किया। अच्छा, अब मान लीजिए, देखिए 0 पर तो अनडिफाइंड रहता है, ठीक। उसके बाद से 1 से 2 पर जब जा रहे हैं, तो 1 से 2 पर जब हम लोग गए तो हमारी क्वांटिटी में क्या परिवर्तन हुआ? 1 से 2 पर गए तो 1 का परिवर्तन हुआ, ठीक। तो इसी को कैसे लिख देंगे? डेल्टा Q बटे Q गुणे 100। किसको लिखाइए? डेल्टा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को डेल्टा Q बटे Q गुणे 100, तो ये प्रतिशत परिवर्तन है, बटे डेल्टा P बटे P गुणे 100, ठीक। पूरे में 100 कर दिया, ये हो गया 100 से 100 कट गया। अच्छा, बचा क्या? बचा हमारे पास, जो बचा उसी को यहीं पर लिख देता हूं, डेल्टा Q बटे Q बटे डेल्टा P बटे P। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हम लोग ये करेंगे कि डेल्टा Q जब 1 से 2 पर आप गए तो परिवर्तन कितने का हुआ? 1 का हुआ। 1 से 2 पर गया तो +1 का परिवर्तन हुआ, ठीक है, +1। और पहले कितना था Q? जो स्टार्टिंग में Q था वो लिख देते हैं यहां पर 1, बटे डेल्टा P कितने का हुआ? 9.5 से 9 पर गया, तो 9 बाद में मिला आपको, पहले 9.5 था, तो 9 से 9.5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को? ऋण 0.5। क्या मिलेगा? ऋण 0.5, और बटे जो पहले था वो था 9.5। नहीं है बात समझ में भाई? ये जो डेल्टा P लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? देखो ऐसे लिख दो, मैं पूरा लिख देता हूं तो आपको सही से समझ में आएगा। Q बटे डेल्टा P बटे P था, इसमें डेल्टा Q का मतलब क्या हुआ? Q2 - Q1 अपॉन Q, और इसमें नीचे वाले का क्या हो जाएगा? P2 - P1 अपॉन P1। अच्छा, Q2 कितना है? Q2 देख लो। अब Q2 क्या हुआ? ये बाद वाला Q2 मतलब जो बाद में आया, तो बाद में कितना है? 2 - 1 बटे 1 बटे P2 कितना है? 9 - 9.5 बटे Q1 कितना था? सॉरी, P1 9.5 लिख दिया। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, 1 तो 1 रहा, ये आ गया आपका -0.5 और ये आ गया 9.5। अब इसी को आप क्या करोगे? ऊपर वाला तो 1 ही रह गया, नीचे वाले में 9.5 ऊपर पहुंच जाएगा और आपको यहां मिल जाएगा -0.5। लेकिन आज कल जब भी हम लोग इलास्टिसिटी निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे? मॉड वैल्यू निकालते थे, निरपेक्ष मान निकालते थे। तो निरपेक्ष मान के लिए आप इसको ऐसे कर दोगे, या ऐसे करने का मतलब क्या होता है कि जो भी मान आ रहा है उसका हम धनात्मक वैल्यू ही लेंगे, ऋणात्मक होगी उसको भी धनात्मक में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारा आ गया इसका निरपेक्ष मान। ये कितना हो जाएगा? 0.5 से आप 9.5 में भाग दोगे तो -0.5 था, लेकिन निरपेक्ष मान है तो ये माइनस से करोगे आप तो अंदर क्या मिलेगा आपको? 19 मिल जाएगा ऋणात्मक का, लेकिन निरपेक्ष मान निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 19। ये क्यों किया हम लोगों ने? एक बार हमारा रिवीजन भी हो गया, इससे समझ में आया कि जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी है ना, वो 19 हो गई, बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि
प्राइस में आपने थोड़ा सा परिवर्तन किया, उससे 19 गुना ज्यादा परिवर्तन क्वांटिटी में हो जाएगा। कब? जब आप 1 से 2 पर जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से हम क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स पर प्राइस इलास्टिसिटी निकालते चले जाएंगे, अलग अलग पॉइंट पर। ठीक, कुछ भी हमें वैल्यूज मिलती रहेंगी। अब इसी में हम एक दूसरी वैल्यू निकाल करके देखते हैं। अब निकालते हैं दूसरा मान 9 से 10 पर जाने के लिए। ठीक है, जब 9 से 10 पर जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, जो प्राइस में चेंज आ रहा है वो आ रहा है आपका 5.5 से आप 5 पर चले जा रहे हो। ठीक, अच्छा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू कितना हुआ, क्वांटिटी में परिवर्तन 10 बाद में हुआ, पहले 9 था, फिर आपने पहले 9 था तो 9 से भाग दिया, ये लिया, बटे 5 से आप 5.5 को घटा दो, और पहले कितना था 5.5, ये हो गया। इसका हम लोगों ने मॉड ले लिया, तो क्या मिलेगा, 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1 बटे 9। नीचे कितना है, 5 से 0.5 को घटाओगे तो मिलेगा ऋण 0.5, और नीचे कितना रह जाएगा 5.5। अच्छा, अब इसमें क्या हो जाएगा, 0.5 से आप 5.5 को काटोगे तो 11 आ जाएगा नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, आ गया आपका 1 बटे 9, और इसको भी आप डिवाइड कर रहे हो 1 बटे 11 से, और ये 11 ऋणात्मक चिन्ह के साथ है। ठीक, तो हम लोग मॉड निकाला ही, मॉड लिखा हुआ है यानी कि निरपेक्ष मान निकालना है, तो ये मॉड वाले में ये ऋण का चिन्ह गायब हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 11 बटे 9 आ गया। कितना आ गया, 11 बटे 9। यानी कि जब आप 9 से 10 पर जा रहे हो, देखिए हम लोग जब यहाँ से 1 से 2 पर गए थे तो यहाँ पर जो आपका आ रहा था वैल्यू वो आ रही थी 19 की। ऐसे इस पॉइंट पर 9 वाले लाइन में हम लोग कितना लिखेंगे, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 11 बटे 9। निश्चित रूप से 1 से ज्यादा है, 1.20 आया, फिर 2 लिख दिया आपने, फिर कितना बचा 2 0 आ गया, फिर 9 दूनी 18। ठीक है, 11 में आप 9 से भाग दोगे तो कितना आएगा, देखिए 9 एकम 9, 2 बच गया, दशमलव लगाया, 2 0, 9 दूनी 18, फिर 2 0, 9 दूनी 18, फिर 2 0, 9 दूनी 18, तो ऐसा चलता रहेगा, 1.2222 चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, जब 9 से 10 वैल्यू जा रही है तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, लोच निकाल रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने बाकी को नहीं निकाला, अभी मैं आपको समझ में आ जाएगा, एक बार इसको थोड़ा फॉलो करते हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब 10 से 11 पे जा रहे हैं तब निकालते हैं। ठीक है, 10 से 11 पे जाने पर भी एक बार निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 से 11 पे आप जाओगे तो आप क्या करोगे, 11 में से आपने 10 घटाया बटे 10, नीचे क्या किया 4.5 में से 5 घटाया और नीचे 4.5, नहीं नीचे 4.5 नहीं 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि P2 माइनस P1 अपॉन P1, तो P1 5 है इस वाले केस में, इसका मॉड ले लिया, तो कितना हो जाएगा, 11 में से 10 जाएगा, बचेगा 1 बटे 10, नीचे क्या हो जाएगा 4.5 से 5 जाएगा माइनस 0.5, और नीचे रह गया 5, पूरे की मॉड वैल्यू। तो ये इससे आप भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 1 बटे 10 में आप 1 बटे 10 से भाग दोगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के आपका एक उत्तर आ जाएगा। लेकिन चलो मैं ठीक से कर देता हूँ, 1 बटे 10 गुणे माइनस 10 बटे 1, और इसका मॉड है, तो माइनस, तो मॉड की मॉड साइन हट गया तो माइनस आपको हट गया, 10 से 10 कट गया तो आपका बच गया 1। इसका मतलब जैसे आप 10 से 11 पर गए तो इस टाइम पर जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आया है वो आया है 1। अच्छा, अब क्या करेंगे, 11 से 12 वाला एक और करके देख लेते हैं। ठीक है, 11 से जब 12 पे गया तो कितना आ जाएगा, कोई बात नहीं, सीधा सीधा देखते हैं। 11 से आप 12 पे जाओगे तो क्वांटिटी में चेंज क्या हो रहा है, पहले 11 थी फिर 12 हो गई, तो 12 में से 11 घटाया, बटे पहले कितना था 11। अच्छा, बटे क्या किया, अब इसमें प्राइस में चेंज देखो कितना हो रहा है, 4 से 4.5 को घटा दो तो माइनस 0.5 आया, नीचे और ऊपर कितना हो जाएगा 4.5। अच्छा, ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, इसकी भी मॉड वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपको मिलेगा 1 बटे 11 बटे 5 में 45 होता है, तो नीचे आ जाएगा माइनस 1 बटे 9। अच्छा, तो ये वैल्यूज जो आपकी आ गई वो आ गई 1 बटे 11 में आप क्या कर रहे हो, माइनस 9 बटे 1 से गुणा किया और इसकी मॉड वैल्यू आप निकालोगे, तो आ गया माइनस 9 बटे 11, ये आ गया माइनस 0.8, फिर 0 आ जाएगा, देखिए 90 बार भाग जाएगा तो 11 8 88, 2 बचा, 2 और 0 तो 11 एकम 11, फिर कितना बच गया, उसके बाद से 9 बच गया फिर से, तो फिर 8 1, तो ऐसे चलता जाएगा, यानी कि माइनस 0.82 वैल्यू आ जाएगी। अब इसी का आप मॉड वैल्यू जब निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस चला जाएगा 0.82 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अभी बाकी जो वैल्यूज है वो मैं लिख दूंगा, कहां से लिख दूंगा, अपने बुक में दे ही रखी है, सीधा सीधा सबको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट करके क्यों दिखाया कि कैसे हम लोग इलास्टिसिटी निकालते हैं वो देखना जरूरी था। अब आती है महत्वपूर्ण बात, जो हम लोगों ने इतनी सारी मेहनत की वो आपको भी समझ में आएगा। एक बार ध्यान से देखो, जो भी हमारी टेबल बनी हुई है उस टेबल पर जब जब हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू जब तक पॉजिटिव बना हुआ है 0.5 तक, तब तक देखो
एक या उससे ज्यादा वैल्यू है, यहां पर 19 से यहां पर 1.22 होती है, अभी सारी वैल्यूज में लिखूंगा तो आपको दिखेगा कि हमेशा ही एक से ज्यादा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मांग की कीमत लोच एक से ज्यादा है। और जब मांग की कीमत लोच एक से ज्यादा होती है तो हम लोग उस जगह को क्या बोलते हैं, वहां पर जो हमारा मांग वक्र होता है वो कैसा होता है, वो होता है इलास्टिक, लोचदार होता है। कैसा होता है, लोचदार होता है, एक से ज्यादा है तो लोचदार, और जब एक पर होती है वैल्यू तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, एक के बराबर होती है इलास्टिसिटी, और वो देखिए कहां पर हो रही है, जब 10 है। इसी पर आपको याद रखिए कि मैक्सिमम रेवेन्यू मिल रहा था और इसी वाले पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू हमारा सबसे ज्यादा हो चुका था, एक आ गया था, इसके बाद से क्या हो जाएगा, गिरने लग जाएगा, लगातार ही गिर रहा है, लेकिन एक से ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लोचदार। ठीक है, यहां पर जो आपका मांग वक्र है वो कैसा रहेगा, लोचदार रहेगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से ज्यादा है और एक से कम इसके बाद हो जाती है। तो सारी वैल्यूज को मैं नोट करता हूं तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब देखिए मैंने टेबल पे सारे पॉइंट्स लिख दिए, 19 है, फिर 9 ही, 5 6 7 ही लगातार घटती जा रही है। तो जैसे जैसे आपका एमआर घट रहा है वैसे वैसे ये भी घटती जा रही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही एमआर आपका निगेटिव हो गया वैसे ही एक से कम हो गई इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। और इसका मतलब एमआर के निगेटिव होते ही, सीमांत संप्राप्ति के निगेटिव होते ही, यानी कि जब ये निगेटिव हो जाएगी तो हमारा जो लोच है वो कैसे आ जाएगी, एक से कम आ जाएगी, इसलिए हम लोग बोल देंगे बेलोचदार। ठीक है, जब हमारी ये पॉजिटिव बनी हुई है तब तक क्या है, एक या उससे ऊपर है, तो ऊपर वाले सारे वैल्यू में जहां पर मैक्सिमा जा रहा है उसको छोड़ दोगे अगर आप, तो उससे ऊपर क्या मिलेगा आपको, लोचदार मिलेगा। ठीक, और लोचदार में भी यूनिट आपको कब मिलेगा, एक इकाई, जब एक के बराबर हो जा रहा है, और वो भी तब जब मैक्सिमम आपको क्या मिल रहा था, टोटल रेवेन्यू, कुल संप्राप्ति अधिकतम हो गई थी। ठीक, तो इसी पॉइंट को मैं व्यवस्थित तरीके से लिख देता हूं और इसके बाद से फिर हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसका कंक्लूजन ये लिखा हुआ है कि जब सीमांत संप्राप्ति का मूल्यमान धनात्मक होता है तो जो मांग की कीमत लोच आती है वो एक से अधिक होती है, यानी कि इलास्टिक होती है, और जब ऋणात्मक मान आ जाएगा आपके एमआर का, मार्जिनल रेवेन्यू का, तो क्या हो जाएगा, ईडी जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो एक से कम हो जाएगी, यानी कि बेलोचदार हो जाएगी। ये हम लोगों को समझना था, इसी में हम लोगों ने वैल्यूज निकाल करके जो पुराने पहले हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ था उसको एक तरह से रिवाइज भी कर लिया। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और फिर आगे के वीडियो में ओलिगोपोली पढ़ेंगे। मोनोपोली खत्म हो गया है, अच्छी बात है, कुछ लोगों को काफी तसल्ली मिली होगी, सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आई होंगी मुझे उम्मीद है। और इसी से कनेक्ट करते हुए आप आगे के जो मार्केट फॉर्म्स उनको पढ़ेंगे तो फिर पूरा एक कनेक्शन काफी अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। सारे ही वीडियोस देखिएगा एक एक करके कंटिन्यूटी में, क्योंकि सारा ही सिस्टमेटिक एक ऑर्डर में है। ठीक है, तो उनको भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि कोई नया वीडियो हमारा रिलीज हो रहा है तो आपको पता चलता रहे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।